electric flux. It's the number of electric lines of force passing normally through a surface and is measured as surface integral of electrostatic field and is measured as surface integral of इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहला पार्ट तो समझ में आ गया डेफिनेशन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। अब इसमें डेफिनेशन में दिक्कत क्या है, लाइंस तो आप कितनी भी बना सकते हैं, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से फ्लक्स कम है, एक के हिसाब से ज़्यादा है। किसी ने 4 ही लाइन बनाई तो उसके हिसाब से तो फ्लक्स बहुत कम है, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये ds मीन्स स्मॉल एरिया और उसका इंटीग्रल मीन्स टोटल एरिया। तो ये क्या हो गया, फील्ड इनटू एरिया। एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया इसका, फील्ड इनटू एरिया। ऐसे भी लिख सकते हो फाई ई डॉट ए, ठीक है जी। दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये लगाते हैं। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म के लिए ही होते हैं ये, इंटीग्रेट कर लो, और यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। माइंड यू, फ्लक्स मीन्स फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, फील्ड इनटू एरिया। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे वो हो सकता है वेक्टर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। एरिया पर हमने वेक्टर साइन लगाया है, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। उससे पहले यूनिट, ऐसा यूनिट, फील्ड की यूनिट बताओ। न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फील्ड की एक और यूनिट थी, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, वोल्ट मीटर। नोट करो दोनों। देखो पहले क्वेश्चन होता था राइट एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो वोल्ट मीटर लिख दी। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड राइट इट्स अदर यूनिट। तो दोनों यूनिट्स याद होनी चाहिए। इन्होंने दिमाग लगाया है कि ये एरिया पर वेक्टर साइन कैसे, एरिया वेक्टर कैसे हो गया, एरिया तो स्केलर होता है, राइट। कुछ क्वांटिटीज़ को अगर हम डायरेक्शंस दे दें, अपनी तरफ से दे दें, तो कंसेप्ट्स को प्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो एरिया को एक डायरेक्शन दे दी गई। डायरेक्शन देने का बड़ा आसान तरीका होता है, 4 मीटर 4 आई मीटर, इसमें डायरेक्शन आ गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आपको किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन अटैच करनी है तो इजीएस्ट वे इज, जो डायरेक्शन देनी है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। पे अटेंशन, वी हैव एनी सरफेस, इस पर एक स्मॉल एरिया ds, एरिया वेक्टर, area vector is always normal to the surface, area vector is, तो एक डायरेक्शन ले ली परपेंडिकुलर टू द सरफेस और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द, ऊपर नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसे हम वेक्टर ds लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज वेक्टर ds। हमें समझ में आ गया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैग्नीट्यूड ds हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट बिकम्स एरिया वेक्टर। फिर से अगर यही एरिया वेक्टर यहाँ पर हो तो डायरेक्शन किधर होगी, विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और अगर ये एरिया वेक्टर यहाँ पर हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर से बताएं, वी हैव एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ,
और यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर होगा, ऑब्वियसली दिस साइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आगे समझ में क्वेश्चन लिखा जाए, स्क्वायर शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed parallel to a uniform electric field of 40,000 volt per meter. Find electric flux through the sheet. यूनिफॉर्म फील्ड का फॉर्मूला फ्लक्स का E डॉट ए, और E डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। करो आंसर निकालो, पे अटेंशन। ये है कोई शीट और फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है, फ्लक्स होगा, ठीक है, ऐसे रख दें तो फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है, फ्लक्स होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 0। बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वैल्यू आ रही है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। एक चीज ध्यान रखना, अगर सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है, द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और पैरेलल है तो फ्लक्स फिर तो क्रॉस कर ही नहीं है, द फील्ड लाइंस आर अलोंग द सरफेस, दे आर नॉट थ्रू द सरफेस। इसमें दे आर थ्रू द सरफेस एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर थ्रू द सरफेस इफ इट इज परपेंडिकुलर, बट इफ इट्स पैरेलल तो फिर फ्लक्स 0 होगा। अब वैल्यूज, फील्ड दे रखी थी 40,000 वोल्ट और ए दे रखा है कितना, 10⁻⁻, वैल्यू दे रखी थी ना, अच्छा 10 सेंटीमीटर 0.1 स्क्वायर इनटू थीटा कितना होगा 90। ये पूरे सिलेबस में हमें कहीं ना कहीं तंग करेगा ये कंसेप्ट, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फील्ड इधर है, सरफेस इसके पैरेलल है, एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। भाई फील्ड ऐसे है और सरफेस फील्ड के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा, तो एंगल कितना हो गया एरिया वेक्टर में और फील्ड में 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, अगर ये फील्ड के परपेंडिकुलर होता फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते, फिर एंगल कितना होगा, फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर हो गया। अगर ये सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर होता, फील्ड के परपेंडिकुलर, तो फील्ड भी इधर हो गई, एरिया वेक्टर भी इधर हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एंगल व्हेन यू आर फाइंडिंग फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, अब ये बताओ, कैन फ्लक्स बी नेगेटिव? इट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है। फॉर्मूले से चेक करो, इज इट पॉसिबल कि फ्लक्स नेगेटिव हो? टच मी, कैन फ्लक्स बी नेगेटिव? 120 भी हो सकता है। अच्छा, ये 90 है तो 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर ये 90 से कम है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव से ज़्यादा हो गई, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो फिर फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकता है, और फ्लक्स 0 भी हो सकता है। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स, और फिर इसके हम कुछ रूल्स बना लेंगे, उन्हें फिर हम याद करेंगे। ध्यान दिया जाए, हमारे पास कोई बॉडी है, चार्ज यहाँ पर है, वी हैव स्मॉल एरिया, फील्ड लाइंस चारों तरफ होंगी, इधर भी होंगी, फील्ड इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। हम सिर्फ यहीं पर चेक कर रहे हैं। एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड इस तरफ होगी, दोनों में एंगल कितना होगा थीटा, और ये 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कम होगा।
आप कहीं भी चेक कर सकते हो सरफेस पर, एनीवेयर। कोई भी शेप ले लो, कोई भी डायग्राम बना लो, चार्ज रखो, स्मॉल एरिया लो, आप देखोगे एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी लेस देन 90, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर से अब हमने चार्ज नेगेटिव ले लिया। हमारा आइडिया है नेगेटिव चार्ज लेने का कि फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर इधर होगा ds। अब फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, और आप कहीं भी चार्ज को रखकर चेक कर सकते हो, या चार्ज यहाँ रहने तो किसी भी जगह चेक कर सकते हो। एंगल एक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। बहुत सिंपल है। अगर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं किसी भी सरफेस से तो फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। आप एंगल चेक करना, हमेशा एक्यूट बनेगा। और फील्ड लाइंस अगर एंटर कर रही हैं तो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा और फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो नोट करो पॉजिटिव फ्लक्स, हाँ पॉजिटिव फ्लक्स कब कब हो सकता है, हम एक लिख रहे हैं, कभी क्वेश्चन कभी किसी फॉर्म में आ जाए बाई चांस तो हमें पता होता है, पता होना चाहिए। पॉजिटिव फ्लक्स इसमें व्हेन एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज लेस देन 90। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव ही होगा, ये भी पक्का है, दोनों में हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी लिख लो व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस एमर्ज आउट ऑफ द सरफेस। कई बार चार्ज नहीं दिया होता है, सिर्फ फील्ड लाइंस दिखा रखी होती हैं, तो अगर फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं किसी भी सरफेस से तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। राइट, नेक्स्ट, जीरो फ्लक्स व्हेन एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्रीज। दूसरा पॉइंट भी लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस या अलोंग द सरफेस, तो क्रॉस नहीं कर रही, इसका मतलब क्रॉस नहीं कर रही है। चार्ज कोई भी हो, दे शुड बी, इफ दे आर अलोंग द सरफेस चार्ज डजंट मैटर, फ्लक्स तो जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स, पहला पॉइंट, व्हेन एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ग्रेटर देन 90। दूसरा, व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन फील्ड लाइंस एंटर इनटू द सरफेस। तो फिर ऐसा भी समझ सकते हैं, वी हैव अ सिलेंडर, फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं, यहां से बाहर आ रही हैं, तो वेरी सिंपल नाउ, क्योंकि यहां फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और यहां से बाहर आ रही हैं तो पॉजिटिव होगा, और यहां पर अलोंग द सरफेस है तो फ्लक्स जीरो होगा। चार्ज कौन सा है, कहां है, कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर हम यहां एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर तो इधर होगा और फील्ड इधर होगी, तो एंगल कितना हो गया, 180, और कॉस 180 -1 होता है। तो जब भी फील्ड लाइन एंटर करेंगी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो फ्लक्स भी नेगेटिव होता है। बट एंगल्स में, चार्ज में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डायरेक्शन चेक कर लो, एंटर कर रही हैं फ्लक्स नेगेटिव, बाहर आ रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर is placed in a uniform electric field of magnitude 200 Newton per coulomb. Find electric flux through the sphere. We have got a sphere. एक यूनिफॉर्म फील्ड थी एक्चुअली, हमने उसमें स्फीयर प्लेस कर दिया
ध्यान रखना ये लाइंस मॉडिफाई हो जाती होती हैं जब भी कोई क्लोज सरफेस, कोई भी सरफेस फील्ड में प्लेस करते हैं तो लाइंस मॉडिफाई हो जाती हैं, वो आगे हम समझाएंगे। बट फिलहाल समझो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर भी आ रही है ऐसा। ऑल्दो द लाइंस दे गेट मॉडिफाइड एंड आई विल गिव यू देयर शेप, और क्यों होती है वो बाद में, बट यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जितनी लाइंस स्फीयर में एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, नेट फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो। अब इस स्फीयर की जगह अगर हम सिलेंडर रख दें तब भी यही होगा, अगर हम क्यूब रख दें तब भी यही होगा। इधर से जितनी लाइन एंटर करेंगी उधर से उतनी बाहर हो जाएंगी। वाटरमेलन रख दो, कोकोनट रख दो, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस अगर इसके अंदर रख दें, क्लोज सरफेस, जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी बाहर जाएंगी, तो फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट किया गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। कोई भी क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो फ्लक्स कितना होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी बाहर भी जाएंगी। गॉस एक साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्प की, दी गॉस थ्योरम, और इससे हम फ्लक्स इजीली और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट की जाए स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस is 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed। मतलब we have got a sphere, easiest example, any surface, charge enclosed is Q, चार्ज है तो फील्ड होगी चारों तरफ, फील्ड होगी तो फ्लक्स होगा। गॉस थ्योरम सेज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a charge enclosed in the surface is, क्या लिखा है, 1 by epsilon naught times the charge enclosed। ठीक है, that's equal to Q by epsilon। ये साथ में लिखा जाए, total electric flux through this closed surface is surface इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पूरे सरफेस के लिए। तशमीत, अब ये साइन लगाएंगे, ठीक है, एंड दैट्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, दैट्स Q बाय एप्सिलॉन। तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है और Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ऑन क्लोज सरफेसेस। जैसे शीट है, शीट पर गॉस थ्योरम लगानी है तो थोड़ा मुश्किल है, ये क्लोज नहीं है, बट कोई भी क्लोज्ड सरफेस, एक ऐसा कोई सरफेस ले लिया, चार्ज अंदर Q है, फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जो भी नॉर्मल वैल्यू होती है। आपने इस चार्ज को स्फीयर में रखा हुआ था और अब इसे आपने क्यूब में रख दिया, चार्ज को क्यूब के अंदर रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लेस द चार्ज इन द सिलेंडर, फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को सेंटर से हटाकर थोड़ा यहाँ रख दो, फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, ठीक है, आगे समझ में। चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड, वी हैव गॉट अ स्फीयर, इट्स चार्ज्ड, the surface is charged। अगर ये surface charge है तो we always take the charge on the surface as charge enclosed in the surface। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है जी, स्टेटमेंट क्लियर है। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्मॉल छोटे सिंपल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। हम मानकर चलते हैं फ्लक्स के टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है, फॉर्मूले तो 2-3 ही हैं छोटे छोटे, तो
कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम कुछ आपको अभी करवाते हैं. वी हैव गॉट डिफरेंट सरफेसेस S1, S2, S3. चार्ज है 4 माइक्रोकूलम. अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, चार्ज है 4Q. ठीक है, यहाँ चार्ज है -6Q, यहाँ पर चार्ज है 10Q, यहाँ पर चार्ज है Q -5Q. ठीक है जी, दैट्स हाउ मच, 10Q. And the question is find flux through each surface. S1, S2, S3 they are closed surfaces. शेप कोई भी हो सकती है, इमटेरियल सरफेस होना चाहिए, कोई भी क्लोज सरफेस. इनके अंदर चार्जेस अलग अलग जगह रखे हुए हैं. टोटल फ्लक्स सबका कितना कितना होगा, फ्लक्स ऑफ ईच सरफेस. तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0. तो कितना आ गया, 4Q/ε0. ठीक है. सेकेंड सरफेस का 4Q - 6Q बाय, सेकेंड सरफेस में दो चार्जेस हैं, एक 4Q और एक -6Q. तो ये आ गया -2Q/ε0. थर्ड सरफेस, तीन चार्जेस हैं इसमें, 4Q -6Q प्लस 10Q/ε0. कितना आ गया, 8Q/ε0. वो जो भाई साहब बाहर रखे हुए हैं -5Q, ये ऐसे ही रखे हुए हैं. बाहर के चार्जेस से कोई फ्लक्स नहीं होता है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस. ठीक है, चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द सरफेस. फॉर आउटसाइड चार्जेस द फ्लक्स इज 0. समझ सकते हैं ये. यहाँ कोई चार्ज रख लिया आपने, अब फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ओके, जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर आ जाएंगी. तो फ्लक्स कितना होगा, तो बाहर के चार्जेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा. ओके, क्वेश्चन लिखो. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर is placed in a sphere of radius 10 centimeter. Find flux through the sphere. So we have an electric dipole, charges का magnitude और length दे रखी है, placed inside a sphere of radius 10 centimeter. How much is the flux through the sphere? कितना, 0. रीज़न दो. अरे बाबा, एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम जब आपने स्फीयर में प्लेस कर दिए तो टोटल चार्ज कितना है, और अगर टोटल चार्ज 0 है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q बाय, अब Q 0 है, नेट चार्ज 0 है इनसाइड द सरफेस, इसलिए फ्लक्स 0. अरे आंसर सबके ठीक है बट रीज़न सबके गलत है. नोट करो, फ्लक्स इज 0 एज नेट चार्ज इन द इनसाइड द सरफेस इज 0. सर भाई अगर 3 माइक्रोकूलम होता तो क्या होता, एक पे 3 और एक पे 2. हाँ, फिर तो वैल्यू आ गई कुछ ना कुछ. फिर वो डाइपोल थोड़ी कहलाएगा. डाइपोल तो तब होगा व्हेन देयर आर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. तो डाइपोल कभी भी इसके अंदर हो तो फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज नेट चार्ज इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ चार्ज्ड इन्फ्लेटेड बैलून is doubled. Radius of charged inflated balloon is doubled. How does the electric flux change? We have a charged inflated balloon, charged. इसका रेडियस डबल कर दिया. हुनर बता रहे हैं आंसर. हुनर, यस है, सेम रहेगा क्योंकि चार्ज अभी भी उतना ही होगा. चार्ज को तो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है. और फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0. क्यों उतना का उतना ही है. सो द फ्लक्स रिमेन्स सेम एज चार्ज इज स्टिल द सेम. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दिया जाए. ये एक शीट है, ये एक शीट है और शीट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर
एक चार्ज है क्यू या 2 माइक्रोकूलम, कुछ भी क्यू मान लेते हैं चलो। इस शीट के क्रॉस फ्लक्स कितना होगा? वी हैव अ शीट, ठीक है, एनी हॉरिजॉन्टल शीट इमेजिन, स्क्वायर मान लेते हैं चलो। वी हैव अ स्क्वायर शीट प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड चार्ज क्यू अबव द सेंटर ऑफ द शीट। हाउ मच विल बी द फ्लक्स थ्रू द शीट? यहाँ चार्ज है, फील्ड होगी, हाँ फील्ड होगी तो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। पॉइंट चार्ज है यहाँ पर फील्ड ऐसे होगी, यहाँ इधर होगी, यहाँ ऐसे इधर होगी, यहाँ इस तरफ होगी, तो हर जगह फील्ड की डायरेक्शन ही अलग अलग है। फील्ड लाइंस तो क्रॉस कर रही हैं, तो फ्लक्स कितना होगा? माइंड यू, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सर्फेसिस एंड दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, ठीक है, दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तरन, यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, यहाँ हमने चार्ज रखा हुआ है, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इमेजिन अनदर शीट ऑन दिस साइड, कर सकते हैं। ये स्क्वायर है, एक इधर भी मान लो, एक ऐसे मान लो, एक इधर, एक ऐसे और एक ऊपर। क्या बन गया? क्यूब। क्यूब बन गया। क्यूब के अंदर चार्ज है क्यू, फ्लक्स कितना होगा अक्रॉस द होल क्यूब? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस का कितना होगा? 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। आ गया समझ में? तो गॉसियन सरफेस, यानी अगर क्लोज सरफेस नहीं भी दिया हुआ है, आप कोई भी क्लोज सरफेस इमेजिन करके गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और फिर उतने रीजन का फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? वी हैव एनी स्क्वायर शीट जस्ट अबव द सेंटर, वी हैव चार्ज क्यू, हाउ मच विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस शीट? तो हमने क्या किया, 4 शीट्स और इमेजिन कर ली और एक सरफेस पर, तो क्या बन गया, एक ऊपर इमेजिन कर ली, छत बना दी उसकी, क्यूब बन गया। क्यूब का फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन बिकॉज दिस चार्ज विल बी इनसाइड दैट क्यूब। और एक फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। आ गया समझ में? क्वेश्चन असाइनमेंट में कहीं ना कहीं दिया होगा, वहाँ करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, दैट्स अ स्फीयर, it encloses one charge of electric dipole. It encloses one charge, एक अंदर है एक बाहर है, फ्लक्स कितना होगा? हाँ, अब बाहर वाले का तो नहीं होगा, बट अंदर जो चार्ज है इसका फ्लक्स तो होगा, और कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस करो, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो, 4π/4π से मल्टीप्लाई करके दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। राइट, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन नाउ। ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका फ्लक्स 40 वोल्ट मीटर। ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आए हुए हैं, वी हैव इट लेटर ऑन इन द असाइनमेंट ऑल्सो, वहाँ इसे करेंगे। ग्रंथ ध्यान दो, electric flux through a sphere of radius 8 centimeter is 40 volt meter due to a concentric charge sphere of radius 4 centimeter. ठीक है, now the question is what will be the flux through a sphere of radius 12 centimeter and radius 1 centimeter. इसका फ्लक्स कितना होगा और अंदर जो स्फीयर है उसका फ्लक्स कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया है? फिर से बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर
of radius 8 centimeter is 40 voltmeter due to a concentric charged sphere of radius 4 centimeter. इसका फ्लक्स किसकी वजह से है? इसके चार्ज की वजह से. स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा जिसका रेडियस 12 है, और 1 सेंटीमीटर स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा ये बता. 12 सेंटीमीटर रहेगा तो 40 होगा. ओके. 12 सेंटीमीटर का 40 रहेगा क्योंकि चार्ज उतना का उतना ही है. ध्यान रहे इसका, इसका और इसका तीनों का फ्लक्स सेम रहेगा बिकॉज ऑल द थ्री एनक्लोज सेम चार्ज. और अंदर जो स्फीयर है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, इसका फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये.